जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा जो 2022 के यूपी पीसीएस में सिलेक्टेड 59वीं रैंक के साथ डिप्टी एसपी के पद पे शाहरुख खान जी से, जो अभी प्रयागराज में मौजूद हैं और ये मेरे जस्ट बगल में ही हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे मित्र भी हैं, सहपाठी भी हैं। तो आज मैं उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। तो सर, आप पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम शाहरुख खान है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर का निवासी हूँ। और मैंने वहाँ के देहात क्षेत्र से अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है उसको ग्रहण किया है, और माध्यमिक शिक्षा मेरी ग्रामीण इंटर कॉलेज से हुई है। और उसके पश्चात मैंने वर्धमान कॉलेज बिजनौर से स्नातक किया है। और वर्ष 2018 के पश्चात से मैंने वर्ष 2023 तक अपनी जो सिविल सेवा की जर्नी रही है उसको पूरा किया है। के दौरान आने वाली कई प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करने का मैंने प्रयास किया है कि पाठ्यक्रम का कौन सा जो सेक्शन है वो कैसे तैयार करना है और कौन सा सेक्शन छोड़ना है। इसके लिए मैंने कुछ विशेष पुस्तकों का चयन किया हुआ था, जैसे कि मैंने हिस्ट्री के लिए किरण पब्लिकेशन, और ज्योग्राफी के लिए दृष्टि, और इन्वायरमेंट के लिए महेश बर्णवाल, इकोनॉमिक्स के लिए महेश बर्णवाल, और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत, और यदि बात की जाए जनरल साइंस की तो उसके लिए मैंने घटना चक्र की पुस्तक को प्रीफर किया। ये सारा लगभग ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये मेरे प्रीलिम्स के जो पाठ्यक्रम है उसको कवर करती है, और इन्हीं पुस्तकों को पढ़कर मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है। और उसके पश्चात जो मेंस का मैटर है वो मैंने अलग से पढ़ा है, जैसे कि मैंने दृष्टि के नोट्स पढ़े हैं, और विजन के 365 हुए, या जो भी और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं मैंने उनका चयन किया है इसके लिए, ताकि अपना मेंस का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा किया जा सके। और यदि अगर किसी प्रकार की मुझे समस्या रही है पाठ्यक्रम से संबंधित, तो मैंने अगर जो ऐसे टॉपिक जो पाठ्यक्रम में नहीं मिले हैं तो उसके लिए मैंने गूगल का सहारा भी लिया है। तो सर, क्या आप यहाँ पे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट आते हैं और एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, जो नए नए फ्रेशर अभी इलाहाबाद में आके तैयारी करना चाहते हैं? देखिए, जो लोग फ्रेशर है और अभी इलाहाबाद में तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को पहले तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों को करना क्या है। क्योंकि यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग आते तैयारी करने सिविल सेवा की है और वो एग्ज़ाम किसी दूसरी अन्य सेवा के देने लगते हैं, जिस वजह से उनके उनमें भटकाव की स्थिति बनी रहती है। और दूसरी चीज़ यह है कि यदि कोई लोग सिविल सेवा करना चाहता है तो वो ज़्यादा हाई क्वालिफाइड बनने की कोशिश ना करें, अर्थात एकेडमिक एजुकेशन इतनी ही ले जाएं जितनी सिविल सेवा है तो पर्याप्त है। परंतु जो लोग इससे ज़्यादा सिविल सेवा से ज़्यादा जो लोग तैयारी कर ले रहे हैं, या एकेडमिक बैकग्राउंड अपना इतना ज़्यादा मजबूत कर ले रहे हैं कि वो अन्य चीज़ भी देखने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भटकाव में ही बने रहते हैं और उन लोगों का सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल बना रहता है। तो मेरा कहना यह है कि आप अपने लक्ष्य पे ही निशाना लगाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में हम और लोगों से, सेलेक्टेड लोगों से मिले हैं, तो उन्होंने एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया है। तो आप एनसीईआरटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो एनसीईआरटी के संदर्भ में यही कहना होगा, यदि आपको एनसीईआरटी अच्छी लगती है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने तो एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। और शॉर्ट नोट्स के बारे में? शॉर्ट नोट्स आपको पहले जो भी आपकी पुस्तकें हैं आपको वो पुस्तकें पढ़नी होगी, और उसके पश्चात आपको खुद से ही शॉर्ट नोट बनाने होंगे। और क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर यदि आप बना लेते हैं तो आप कम समय में अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम से पहले किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे प्रयागराज में नए-नए एस्पिरेंट जब आते हैं, तो उनके अंदर एक कौतूहल मचा रहता है कि हम कैसे यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, कैसे स्टेबल होंगे, और कैसे-कैसे किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है एस्पिरेंट को, नए जब आते हैं यहाँ पे। उनको नई-नई कोचिंगों का ज्ञान नहीं रहता है, कैसे किसमें एडमिशन लें, क्या करें, किन चीज़ों को उनको ध्यान देना है। तो आप इस पे कुछ नज़र डालेंगे? हाँ, इस पे नज़र सबसे पहले तो उन लोगों को इस चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए कि वो आए किस उद्देश्य से हैं, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने जो भी कोचिंग संस्थान हैं उसका चयन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फाइनेंस की है। तो जिस विद्यार्थी की जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल। फाइनेंशियली स्थिति है वो उसके हिसाब से अपनी कोचिंग का चयन करें, क्योंकि आज प्रयागराज में ऐसी विभिन्न संस्थान खुल गए हैं जो महंगी फीस लेते हैं, और कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो
सस्ती फीस लेके भी आपको सिविल सेवा की तैयारी करा रहे हैं, तो आप अपनी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसके अनुसार अपनी कोचिंग का चयन कर सकते हैं। तो क्या सर, जैसे अगर आपके हिसाब से अगर फाइनेंशियल ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या सेल्फ स्टडी करने से भी यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो सकते हैं? सेल्फ स्टडी से आप यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो सकते हैं, परंतु आपके सामने कई प्रकार की चुनौतियां बनी रहेगी। जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि आपको सिलेबस का जो भाग है वो समझ में नहीं आएगा कि आपको सिलेबस पढ़ना कैसे है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप अकेले पढ़ते रहेंगे तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आप बोर होने लगेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो इतना कमज़ोर रहेगा कि आप अपनी जो बातें हैं वो किसी से बता नहीं पाएंगे, जिस वजह से आपका जो मन है या जो भी मस्तिष्क है वो कुंद होता चला जाएगा, और जो आपकी कैप्चरिंग करने पावर है वो कहीं ना कहीं क्षीण होती चली जाएगी। तो कोशिश की जाए कि आप किसी के साथ रहकर पढ़ाई करें। सर एक चीज़ और है कि जब नए नए स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और एक पुराने स्टूडेंट भी जो यहाँ पे सीनियर हो चुके हैं, उनमें भी खास बदलाव नहीं देखा जाता। और एक ये यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा जो है कि एक पॉलिटिकल या फिर सामाजिक धार्मिक जो है, यहाँ पे सब मिक्स हो जाते हैं। और जो हमारा बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसको छोड़कर हम पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, ख़ास तौर से यहाँ के स्टूडेंट को। और वो नए नए क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, नए नए मुद्दे होते हैं, तो यहाँ पे वो भ्रम में पड़ जाते हैं और अपने एजुकेशन से हटने लगते हैं। तो उनको एक मोटिवेशन ऐसा दीजिए कि वो सिर्फ एकाग्र होके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने पे ध्यान दें। जो लोग अपने घर से सिविल सेवा की या अन्य जो सर्विसेज हैं उनकी तैयारी करने के लिए आए हैं और उस दौरान वो कुछ अदर वर्किंग करते हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत ही गलत कार्य है। और यदि कोई व्यक्ति, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो वो तो उनके लिए बिल्कुल ही सबसे बड़ी निगेटिविटी बनी रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में उन लोगों का जो फ्रेंड सर्किल है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और फ्रेंड सर्किल जब बड़ा हो जाएगा तो उन लोगों के पास पढ़ाई को छोड़कर अन्य कामों को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा रहेगा, परंतु पढ़ाई के लिए उनके पास समय नहीं बचेगा। दूसरी चीज़, अपना जो टारगेट है वो कोसों दूर होता चला जाएगा। कारण उसका यह है कि जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं हम उनको भूलने लग जाएंगे कि परिवार ने हमें किस काम के लिए भेजा है। और तीसरा यह है कि जब हम पॉलिटिक्स या ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करेंगे तो हम कई प्रकार की जो गलत आदतें हैं वो भी सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव है और कोशिश की जाए कि इससे बचा जाए आने वाले समय में। सर एक और क्वेश्चन मन में चल रहा था कि जैसे जब स्टूडेंट शुरुआत में स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरुआत करते हैं, तो उनको टाइम टेबल को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें या सुबह उठकर पढ़ें। तो फिर आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो किए थे कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए या फिर रात में पढ़ना चाहिए? मेरा मानना तो यह है कि हम विद्यार्थियों को रात में सोना चाहिए और दिन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के अनुसार भी जो व्यक्ति दिन में पढ़ते हैं या दिन में काम करते हैं तो उनकी जो कैप्चिंग पावर होती है वो रात में काम करने वाले या सोने वालों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो कोशिश की जाए कि रात में ना पढ़ा जाए, दिन में पढ़ा जाए। इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप अपने काम को करने में रुचि भी लेते रहेंगे, और आपको जो जो आपने टारगेट निर्धारित किया था सुबह में, वह टारगेट भी आपका फिक्स हो जाएगा या कंप्लीट आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों आपने ये पूरा देखा और समझा भी कि शाहरुख खान भाई कैसे कैसे बताए हैं कि हाँ किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों पर नहीं ध्यान देना चाहिए। आप शाहरुख खान भाई से ही जानते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल के दौरान किन किन परिस्थितियों का सामना किया है। मेरे सामने 3-4 परिस्थितियाँ 24 घंटे बनी रही जिनसे मैंने लड़ाई लड़ी है। पहली सबसे बड़ी परिस्थिति मेरे सामने ये रही कि मैं 2018 से यहाँ रहा हूँ प्रयागराज में, और मुझे 5 साल लगे हैं इस सिलेक्शन को हासिल पाने में या हासिल करने में। उस दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने फाइनेंस की रही, और दूसरी प्रॉब्लम मेरे सामने टाइम मैनेजमेंट की भी बनी रही, और तीसरी प्रॉब्लम मेरे सामने ये रही कि मैं लॉकडाउन के दौरान यहीं पर रहा और उस दौरान मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई, और चौथी प्रॉब्लम मेरे साथ रही 2 बार या 3 बार फेल होने की, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो चौथा अटैम्प्ट में हुआ और उससे पहले मैं 3 बार फेल भी हुआ हूँ। तो मेरे सामने यदि अगर बात की जाए इस पूरी प्रॉब्लम की तो वो रही विश्वास को जीतने की, क्योंकि ऐसी स्थिति मेरे सामने बनने लगी थी कि जो परिवार के लोग हैं उनका विश्वास कम होने लगा था। उनको विश्वास में लेना मेरे लिए बड़ी चुनौती का काम रहा। तो ये मेरे सामने कुछ विशेष परिस्थिति रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे परिस्थितियों को झेल कर शाहरुख खान जी इस पद को हासिल किया है। और आप ये भी देखिए कि 3 बार फेल होने के बाद, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मोरल डाउन नहीं करना है। अगर आप आए हैं तो 2 चीज़ ज़रूर लगेगी, या सफलता या असफलता। तो असफलता के साथ सफलता रहेगी। इसका एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम ये है कि
साथ साथ चलता है। सफलता चलेगा तो असफलता भी रहेगी, असफलता रहेगी तो सफलता भी रहेगा। तो इन्होंने बताया कि मेरा 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, चौथी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताया कि टाइम मैनेज प्रॉब्लम, और इलाहाबाद में रहने वाले हर प्रत्येक स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, उनके लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। तो आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे। जब हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान हम अगर 1 घंटे की भी पढ़ाई कर रहे हैं तो घड़ी में टाइम सेट कर लेते हैं कि हमको 1 घंटा पढ़ना है। परंतु जब हम पीवीआर या सिनेमा घरों में कोई फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ हमको 3 घंटे कैसे गुजर गए हमको ये पता नहीं चलता। जब हम लोग आज़ाद पार्क या भारद्वाज पार्क या अन्य स्थानों पर जाते हैं तो हमारे कैसे 6 घंटे 7 घंटे गुजर गए तब नहीं पता चलता। हम जब वहाँ पर घड़ी नहीं देखते तो हम अपने रूम पे अपनी पढ़ाई में क्यों घड़ी देखें? बिल्कुल सही में कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपने जो काम है उस काम में तो बहुत ज़्यादा घड़ी लगाते हैं, लेकिन जो कामों को नहीं करने हैं उसमें हम कभी घड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही टाइम मैनेज ना होने की सबसे बड़ी समस्या है। एक बार अपने कैमरामैन से मैं इनके रूम का बैकग्राउंड दिखाने के लिए कहूँगा कि इन्होंने कैसे इस छोटे से 6-8 बाई 10 के कमरे में कैसे सर्वाइव किया है पिछले 5 साल से। तो अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये अपने बैकग्राउंड दिखाएं कि कैसे बुक का कलेक्शन और मैप, टेबल सब कैसे लगाए हैं और कैसे सब मैनेज किए हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि इलाहाबाद में रहकर सब कुछ मैनेज करना, ख़ास तौर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए। तो कैमरामैन जी दिखा रहे हैं ये सब, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये अपने स्टडी टेबल पे कैसे सिलेबस को फिल किए हैं और कैसे लगाए हैं, एक एक पॉइंट को कैसे कि पढ़ना है, कि देखिए कैसे मैप में इन्होंने फिल किया है और मिट्टी को भी दिखाया है कि किस किस रंग से फिल करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने टारगेट को फिक्स किया है और इन्होंने अपने सिर्फ है मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस के टारगेट को फिल कर दिया है और उस पर चस्पा कर दिया है कि मुझे इसी को क्रैक करना है। और साथ में अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये ऊपर का दिखाइएगा इंडिया का मैप। ये देखिए पूरा एक एक पहाड़, उसके बाद फिर नीचे दक्षिण भारत में जितने भी पहाड़ हैं, फिर उत्तर भारत में जितने भी पहाड़ हैं, किस पहाड़ की कितनी लंबाई है और कितनी योजनाएं हैं, और खास साथ में कितने ये वनस्पति, और ये देख रहे हैं हम जलवायु से निपटने के लिए क्या क्या योजनाएं चली हैं। शाहरुख भाई एक नए एजेंडे के साथ, एक नई रणनीति के साथ इन्होंने यहाँ पे तैयारी शुरू की है। मैं अभी तक अपने इंटरव्यू में ये पहला स्टडी टेबल देख रहा हूँ कि जो एकदम स्पष्ट रूप से अपने स्टडी टेबल पे लगा दिए हैं कि हाँ हमको बस यही पढ़ना है। और अंत में शाहरुख भाई को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे अपने स्ट्रेटजी और अपने स्ट्रगल को फॉलो करने के लिए। तो स्वागत है। धन्यवाद शाहरुख भाई। स्वागत।